जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 पूरी तरह से क्लियर करा चुके हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा दिए हैं। यहाँ पर देखते हैं मोशन। मोशन होता क्या है, यह चैप्टर का नाम है मोशन। देखिए यहाँ पर मोशन हम लोग किसको कहेंगे। कोई पिंड है, अगर पिंड समय के साथ साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे वह पिंड क्या है, गति में है। यानी किसी पिंड में समय के साथ साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। अगर समय बीतता जा रहा है लेकिन उसके स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो वह पिंड किस अवस्था में रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा या वह पिंड रुका रहेगा। यहाँ पर देखते हैं गति। यहाँ पर गति के प्रकार तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर गति के प्रकार 3 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रकार क्या हो जाएगा, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित स्थानांतरित गति। देखिए स्थानांतरित गति होता क्या है, देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेस मोशन। ट्रांसलेस मोशन। स्थानांतरित गति क्या होता है, समय के साथ साथ वस्तु के स्थान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वही क्या हो जाएगा, स्थानांतरित गति। अगर कोई पिंड है, इसका डिफिनेशन कैसे बताएंगे, समय के साथ साथ किसी पिंड के स्थान में परिवर्तन हो रहा हो तो वह मोशन स्थानांतरित मोशन कहलाएगा, यानी स्थानांतरित गति कहलाएगा। यहाँ पर उदाहरण की बात कहा जाएगा तो यहाँ पर चलती हुई बस स्थानांतरित गति का उदाहरण हो जाएगा। चलाता हुआ साइकिल, मतलब कोई साइकिल चला रहा है तो वह कौन सा मोशन हो जाएगा, स्थानांतरित गति हो जाएगा। चलती हुई ट्रेन, उड़ता हुआ हवाई जहाज, यह सारे मोशन किस के अंतर्गत आएंगे, स्थानांतरित गति के अंतर्गत आएंगे। यानी किसी वस्तु के स्थान में अगर परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ तो वह क्या हो जाएगा, स्थानांतरित गति। हम देखिए हम चल रहा है तो क्या हो रहा है, समय के साथ साथ हमारे स्थिति में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्थानांतरित गति। यानी पैदल चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित गति। दूसरा यहाँ पर आ जाता है, इसका प्रकार दूसरा में आ जाएगा घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति होता क्या है, रोटेशनल मोशन हम लोग किसको कहेंगे। देखिए कोई पिंड अपने अक्ष के परितः, कोई पिंड अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूमने की क्रिया, कोई पिंड अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूमने की क्रिया को घूर्णन गति कहते हैं। कोई पिंड अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूमने की क्रिया को क्या कह देंगे, घूर्णन गति कह देंगे। जैसे हम हैं, हम अपने इसी बिंदु के यानी यह जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के परितः चारों तरफ हम क्या कर दिए, यहाँ पर घूम गए तो हम यहाँ पर कौन सा यहाँ पर मोशन किए, यहाँ पर हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन किए। जैसे मैं यहाँ पर पृथ्वी सूर्य का भी परिक्रमा करती है लेकिन साथ साथ अपने आप का भी चक्कर लगाती रह, मतलब अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमते रहती है। तो अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होता है, ये तो आप लोग को पता ही है भूगोल में। यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है तो यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने की क्रिया यहाँ पर घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। लट्टू का नाचना घूर्णन क्रिया हो जाएगा। लट्टू का नाचना यहाँ पर क्या हो जाएगा, घूर्णन क्रिया हो जाएगा। जो साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है तो एक बीच में रॉड टाइप का लगा होता है और उसी के परितः चारों तरफ चक्का क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो चक्का का घूमना, साइकिल के चक्का का घूमना कौन किसका उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पर घूर्णन गति का उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कौन सा, अब आते हैं यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन, यानी इसको कहते हैं दोलन गति। दोलन गति, इसी को कहते हैं कंपन गति।
कंपन गति, अंग्रेजी में कहेंगे विब्रेशनल मोशन। देखिए दोलन गति यानी विब्रेशनल मोशन होता क्या है। देखिए कोई पिंड अपने अक्ष के चारों तरफ, अपने अक्ष के ऊपर नीचे इर्द गिर्द गति करना विब्रेशनल मोशन कहलाता है। कोई पिंड अपने अक्ष के ऊपर या नीचे या दाएं बाएं गति करना, इर्द गिर्द गति करना, कौन सा गति कहलाएगा, कंपन गति या दोलन गति कहलाएगा। या जो पेंडुलम होता है, जो घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, उस पेंडुलम की गति यहाँ पर दोलन गति कहलाएगा या विब्रेशनल मोशन। दोनों एक ही है, दोनों बात यहाँ पर एक ही है। देखिए झूला, झूलती हुई झूला, यहाँ पर कौन सा गति कहलाएगा, दोलन गति कहलाएगा। लेकिन जो आप लोग मेला में देखते हैं, जो चरखा जैसा जो झूला होता है वो आएगा घूर्णन गति में। लेकिन जो यहाँ पर जो देखते हैं झूला, वो एक बार ऊपर एक बार नीचे जाता है, इस तरह जो नाव टाइप का झूला होता है वह आएगा दोलन गति में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जो घड़ी का पेंडुलम होता है, पेंडुलम का गति यहाँ पर घूर्णन गति या कंपन गति। जो यहाँ पर गिटार होता है, गिटार जो वाद्य यंत्र होता है या सरंगी होता है, उसका तार की गति कंपन गति या दोलन गति, कंपन गति का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि गति कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और दोलन गति। यहाँ पर गति हम लोग देखें, और गति किसको कहते हैं, यहाँ पर विराम किसको कहते हैं। अगर समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गति में है, अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह विराम में है। स्थानांतरित गति क्या हो जाता है, अगर समय के साथ साथ उस वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो वह स्थानांतरित गति हो जाएगा। घूर्णन गति, कोई पिंड अपने अक्ष के परितः चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो तो वह क्या करेगा, घूर्णन गति हो जाएगा। दोलन गति, कोई पिंड अपने अक्ष के ऊपर नीचे इर्द गिर्द गति करना दोलन गति या कंपन गति हो जाएगा। आप लोग इसका उदाहरण भी देखें। अब चलते हैं सीधे दूरी किसको कहते हैं। यहाँ पर तो हम लोग गति देख लिए, लेकिन दूरी पता रहेगा तब तो हम लोग चाल निकालेंगे। दूरी हम लोग किसको कहेंगे, देखिए दूरी, यहां पर देखते हैं दूरी हम लोग किसको कहेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस। दूरी क्या होता है, देखिए कोई पिंड गति कर रहा है तो गति कर रहा है, जहां से गति करना स्टार्ट करता है मान लेते हैं वो क्या प्रारंभिक बिंदु है, और एक उसका लक्ष्य होगा कि हमको कहां तक पहुंचना है। उस पिंड का कुछ न कुछ लक्ष्य रहेगा कि हमको इस बिंदु तक पहुंचना है। तो जहां से स्टार्ट करेगा उसका प्रारंभिक बिंदु होता है, मान लिया जाता है फिजिक्स में, और जहां वह अंत करते हैं वो पिंड, उसका अंतिम बिंदु हो जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कह देते हैं। देखिए जैसे आप गांव में जाते होंगे तो बहुत सारा इधर रास्ता आपको देखने को मिलता है, तो जिस रास्ता से होते हुए जाते हैं उस पथ की लंबाई को क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे। लेकिन इसी का एक छोटा भाई समझ सकते हैं, एक छोटा भाई है उसका नाम है विस्थापन। यह छोटा है, सही में छोटा है। यहां पर जो विस्थापन है, सही कह रहे हैं, ये छोटा इसका भाई है। क्यों छोटा भाई है, जो दूरी है या तो दूरी के बराबर रहता है या तो ऐसे छोटे रहता है। यहां पर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर देखिए विस्थापन क्या होता है, जो हम आपको बताए हैं कि जहां से गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु, और जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं वो गाड़ी, वो क्या हो जाएगा, वह अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाले काल्पनिक पथ की लंबाई दूरी यहाँ पर विस्थापन कहलाता है। किसी पिंड द्वारा तय की गई यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक के पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आपको एग्जांपल देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, एक गाड़ी ए बिंदु से चलना स्टार्ट करती है,
स्टार्ट करती है और आ जाती है कहाँ, बी बिंदु पर आ जाती है। बी बिंदु पर आ जाती है तो जितना इसका लंबाई रहेगा ये क्या है, इसका वास्तविक रास्ता है। ये क्या है, वास्तविक रास्ता है। अगल बगल में घर बना है तो आप घर तोड़कर तो नहीं जा सकते हैं, तो यह क्या है, इसका रास्ता है। इसी पथ से होते हुए बी बिंदु पर चला गया, तो जो वास्तविक पथ आप देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा, ये अगर इसको तय कर रहे हैं तो ये दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन आपको बताना है तो विस्थापन आप सीधे बता सकते हैं, यहाँ पर रास्ता से कोई मतलब नहीं है, सीधे आप यहां से इसको मिलाइए, आप सीधे बी बिंदु को मिलाइए और बी बिंदु को मिलाएं काल्पनिक रूप से, ठीक। तो ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाली जो लंबाई है, इस लंबाई का ना, इस लंबाई क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन देखिए, शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। आप सिंपल से समझ सकते हैं, शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। आप गांव में देखते होंगे जब गेहूं कटा जाता है, चैत का मौसम आ जाता है, तो उस समय देखते होंगे कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना रहता है, तो ये अगर रास्ता से 3 किलोमीटर मान लेते हैं पड़ रहा है, 3 किलोमीटर, तो अगर शॉर्टकट मारेंगे तो 1.5 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। यानी 1 से 1.5 किलोमीटर क्या लगेगा, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबाई लगेगा अगर शॉर्टकट रास्ता मार रहे हैं। तो खेतों खेत से होते हुए क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता मार देते हैं। बीच में नहर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर शॉर्टकट मार रहे हैं तो यहाँ पर रास्ता तो नहीं है पहले से, देखिए। तो इसीलिए क्या है, छोटा भाई है, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाता है, दूरी बहुत बड़ा लंबा चला जाता है, या कभी कभी यही दूरी विस्थापन के बराबर होता है। यह किस कंडीशन में विस्थापन के बराबर होगा, देखिए। अगर एक ऐसा कंडीशन रहे जिसका ए बिंदु और बी बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसका ए बिंदु और बी बिंदु एक ही रेखा पर हो, यानी एक सरल रेखीय पथ पर हो। अगर सरल रेखीय पथ है तो कोई भी पिंड अगर गति करेगा तो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक रेखा पर होने के कारण यह क्या होगा कि इसका दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि ये तो जो वास्तविक पथ है ये तो दूरी हुई करेगा। लेकिन हम आपको बताएं कि शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो आप ए बिंदु से बी बिंदु के बीच शॉर्टकट कतनो मारिएगा तो जो हाई लंबाई है, मान लेते हैं यह 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, तो आप किसी भी तरह से जाइएगा तो 1 किलोमीटर से दूरी पड़ेगा। आप किसी तरह जाइएगा तो क्या होगा, 1 किलोमीटर से दूरी ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सरल रेखीय पथ पर दूरी और विस्थापन दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कैसे पथ पर दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, तो सरल रेखीय पथ पर बराबर होते हैं। कभी कभी आप लोग से 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि दूरी और विस्थापन में डिफिनीशन, यहाँ पर दूरी और विस्थापन में अंतर बताएं, तो आप लोग अंतर आराम से बता सकते हैं। दोनों का परिभाषा लिख दीजिए। परिभाषा में क्या लिखिएगा कि वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाले काल्पनिक पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि होता है। आप कहीं पर भी दूरी तय करिएगा तो आपसे दिशा नहीं पूछेगा कि आप किस डायरेक्शन में दूरी को तय किया है, तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बता पाता है, इसका केवल परिमाण बताता है। इसलिए दूरी यहाँ पर अदिश राशि होता है, विस्थापन सदिश राशि होता है। यहाँ पर परिमाण के साथ साथ इसका दिशा भी बताना जरूरी होता है कि आप किस डायरेक्शन में आप विस्थापन तय किए हैं। और यहाँ पर दूरी यहाँ पर गतिमान्य पिंड का दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसी गतिमान्य पिंड का कभी कभी विस्थापन पॉजिटिव होता है, कभी कभी निगेटिव होता है, कभी कभी 0 भी आ जाता है। तो आपको अभी बताएंगे किस कंडीशन में विस्थापन पॉजिटिव रहेगा, किस कंडीशन में निगेटिव रहेगा और किस कंडीशन में 0 रहेगा। देखिए, यहां पर अगर ए बिंदु यहां पर है, यहां से यहां इस तरह रास्ता दूरी तय किया और आ गया इस बिंदु पर, या समझिए आते आते यहां पर इस बिंदु पर आ गया बी बिंदु पर, ठीक। बी बिंदु पर आया, ए बिंदु से स्टार्ट किया और बी बिंदु पर आ गया, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या हो गया, दूरी हो गया। यहाँ पर दूरी तो पॉजिटिव रहबे करेगा, यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, गतिमान पिंड है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। विस्थापन का बात कहा जाए, विस्थापन कब पॉजिटिव कहेंगे, अगर कोई पिंड यहां से आप विस्थापन को माप रहा है तो यहाँ पर बाएं से
यहाँ पर बाएं से कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से अगर राइट की ओर जा रहा है, अगर विस्थापन का माप हम प्रारंभिक बिंदु से करेंगे, ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु से अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है हमारा बी बिंदु, तब यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। अगर यही बिंदु मान लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं ए बिंदु, और इस बिंदु से होते हुए आ जाता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में, तो दूरी तो यहाँ पर हुआ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर विस्थापन कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर राइट से लेफ्ट हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, यानी बाएं से दाएं तरफ। अगर विस्थापन का माप बाएं से दाएं तरफ आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मान लेंगे निगेटिव, मान तो वही रहेगा लेकिन यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको केवल दर्शाने के लिए करेंगे, एक और लेंगे, देखो बाएं से दाएं तरफ लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव लिखेंगे, और जब राइट से लेफ्ट लेंगे, यानी यहाँ पर बाएं से इस साइड लेंगे, बाएं से दाएं लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो आप लोग समझ गए हैं कि कब पॉजिटिव रहेगा कब निगेटिव रहेगा। अब देखते हैं कब जीरो होगा, यानी विस्थापन का मान कब शून्य रहेगा। देखिए यहाँ पर विस्थापन का मान तभी शून्य रहता है जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो जाए, समपाती हो जाए, यानी एक ही बिंदु पर दोनों हो जाए। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे वृत्तीय पथ है, यहाँ ए बिंदु है, ए बिंदु से कोई पिंड चलना स्टार्ट करता है, ठीक, स्टार्ट करता है और अंत में आकर इस बी बिंदु पर आता है, लेकिन यही बी बिंदु ए बिंदु ही है और यही ए बिंदु बी बिंदु भी है, यानी दोनों एक ही बिंदु पर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप समझ चुके हैं, या तो वृत्तीय पथ पर जीरो रहेगा, या तो मान लेते हैं सरल रेखीय पथ पर है, ए बिंदु पर है, बी बिंदु पर है, यहां से इस डायरेक्शन में गया, लेकिन बी बिंदु पर जाने के बाद फिर ए बिंदु पर आ गया। तो आप किसी भी कंडीशन में अगर ए बिंदु और बी बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों इक्वल हो जाता है, एक ही हो जाता है, तब उस स्थिति में हम लोग का विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर देखेंगे चाल। देखिए यहां पर सीधे बनता है, दूरी से क्या बनेगा, चाल बनेगा, विस्थापन से सीधे बनेगा वेग, विस्थापन से वेग बनाएंगे और दूरी से चाल बनाएंगे। यहां पर यह भी बता देते हैं कि दूरी अदिश राशि है तो इसका बीजगणितीय योग किया जा सकता है। दूरी अदिश राशि होने के कारण दूरी का बीजगणितीय योग किया जा सकता है, यानी दो या दो से अधिक दूरी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन विस्थापन को बीजगणितीय योग यानी गणित की मदद से हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। इसका वेक्टर सदिश यहाँ पर निकाला जाएगा, यानी वेक्टर रूप से इसका गणित बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर वेक्टर इसका निकालेंगे, वेक्टर निकालने के बाद यहाँ पर इसका योग करेंगे। यहाँ पर दूरी से बना देते हैं, क्या दूरी से बन जाता है चाल, तो यहाँ पर चाल बराबर हो जाता है, चाल स्पीड। देखिए चाल बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे दूरी बटा में समय, आप लोग पढ़े होंगे चाल बराबर दूरी बटा में समय। विस्थापन से बन जाता है वेग, विस्थापन से क्या बनेगा, वेग बनेगा, वेलोसिटी, यहां पर वेग। अब वेग बराबर सूत्र क्या हो जाता है, विस्थापन बटा में समय। देखिए आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो दूरी है, दूरी से बना दिए चाल समय का भाग देकर, वेग बना दिए विस्थापन में समय का भाग देकर वेग बना दिए। तो आपको पहले चाल का डिफिनीशन आना चाहिए। यहां पर देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कह देंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कह देंगे, चाल कह देंगे। तो जिस तरह हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर देखे थे, उसी प्रकार चाल और वेग में भी अंतर देखेंगे। यह अदिश राशि था, तो इसलिए यहाँ पर यह जो चाल बनेगा यह भी अदिश राशि होगा। जिस प्रकार विस्थापन सदिश राशि था, उसी प्रकार वेग यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि वेग का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा,
तो वेग का डायरेक्शन जो विस्थापन का डायरेक्शन रहेगा, जो विस्थापन का डायरेक्शन रहेगा वही वेग का डायरेक्शन हो जाता है। वही क्या होता है, वेग का डायरेक्शन होता है। जिस प्रकार हम लोग दूरी का बीजगणितीय योग कर सकते हैं, उसी प्रकार चाल का भी बीजगणितीय योग कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेग है, जिस प्रकार हम लोग विस्थापन का सदिश योग निकालते हैं, उसी प्रकार हम लोग वेग का भी सदिश योग निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर गतिमान पिंड का दूरी हम लोग का पॉजिटिव आया था, उसी प्रकार गतिमान पिंड का चाल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिस प्रकार गतिमान पिंड का विस्थापन कभी पॉजिटिव आया था, कभी निगेटिव आया था और कभी शून्य आया था, उसी प्रकार यहाँ पर वेग का भी उसी प्रकार हो जाएगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी निगेटिव हो जाएगा, कभी शून्य हो जाएगा। तो किस कंडीशन में विस्थापन पॉजिटिव हुआ था, निगेटिव हुआ था, शून्य होता, उसी कंडीशन में हम लोग का वेग भी उस तरह यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसी कंडीशन में जो मतलब जिस कंडीशन में हम लोग का विस्थापन पॉजिटिव हुआ था, उसी कंडीशन में हम लोग का वेग भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर विस्थापन बाएं से दाएं तरफ आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, वेग पॉजिटिव हो जाएगा। अगर विस्थापन दाएं से बाएं तरफ जा रहा है तो उसका वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन निगेटिव हो जाएगा। और शून्य तो आप लोग जानते ही होंगे, तो शून्य किस कंडीशन में होता है। यहाँ पर चाल और वेग में अंतर पूछे तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं, और दूरी और विस्थापन में अंतर पूछे तो वह भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर चाल का भी कुछ प्रकार आ जाता है, वेग का भी प्रकार आ जाता है, लेकिन यहाँ पर त्वरण सीखने के बाद तीनों का यहाँ पर देखेंगे प्रकार, आसानी होगा। देखिए अब सीधे देख लेते हैं यहाँ पर त्वरण क्या होता है। त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए त्वरण यहां पर होता क्या है, त्वरण हम लोग किसको कहेंगे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कह देते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को, यानी कोई पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और तुरंत क्या हो गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो 20 से 50 सेकेंड मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड से 50 मीटर प्रति सेकेंड होने में कुछ न कुछ समय लगेगा। तो इस समय जो लग रहा है, अगर यहाँ पर त्वरण निकालेंगे तो अंतिम वेग माइनस यहाँ पर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अब बटा में समय लिख देंगे। देखिए इसका बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर पहले इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन, यानी वेग का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। मतलब जितने समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसमें समय का भाग करेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा त्वरण। समय अंतराल, यहां पर कितना समय लगा, देखिए त्वरण वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। त्वरण को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं, ठीक। अगर यही त्वरण मंदन का रूप ले लेता है, कभी कभी मंदन का भी रूप ले लेता है, मंदन, तो इसी त्वरण को हम लोग माइनस ए से सूचित करते हैं। देखिए ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा में टी हो जाता है। यहां पर v क्या है, v यहां पर अंतिम वेग है, और यहां पर u क्या है, u प्रारंभिक वेग है। यहां पर u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और बटा में t यहां पर समय है, t यहां पर क्या है, समय है। देखिए यहां पर a बराबर v माइनस यू बटा में t, जो वेग परिवर्तन लिखे हैं वही क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी उसका क्या है, अंतर है, और बीच में अंतिम में क्या है, नीचे समय अंतराल को डेल t से भी सूचित कर सकते हैं।
तो ए बराबर भी माइनस यू बटा में टी, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में भी करेंगे, लेकिन वास्तव रूप में आपको त्वरण का मतलब समझ में अभी तक नहीं आया है। हम लोग यहां पर बताने दिए कि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, लेकिन वास्तव में त्वरण का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं पहल का सेकेंड में आप 0 से स्टार्ट किए, कोई भी मोटरसाइकिल चलाना आप क्या करते हैं, रुका रहेगा तभी तो आप चलाएंगे। तो रुकी हुई मोटरसाइकिल को हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर के माध्यम से क्या करेंगे, उसका स्पीड बढ़ाएंगे और स्पीड बढ़ाएंगे और धीरे धीरे क्या करेगा, उसका वेग बढ़ते जाएगा। जब वेग बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर कोई पिंड 0 मीटर प्रति सेकेंड से अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड होने में 1 सेकेंड का अगर समय लिया, ठीक, उसी प्रकार 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड होने में फिर 1 सेकेंड का क्या लिया, समय लिया। अब अगला सेकेंड 20 मीटर प्रति सेकेंड से अगर 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है तो फिर 1 सेकेंड समय ले रहा है। एक और मतलब क्या हुआ, देखिए आप देख रहे होंगे कि हर सेकेंड में यानी प्रत्येक सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का क्या हो रहा है, पिंड का वेग बढ़ते जा रहा है। यहां पर भी देख रहा है, यहां पर भी 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ गया। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ गया। यानी प्रत्येक सेकेंड में अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ते जा रहा है तो उस गाड़ी का त्वरण कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्यों लिख दिए, आप पहला चैप्टर में पढ़ना है, आप लोग को मात्रक निकाला, यह क्या है, इसका मात्रक है त्वरण का, इसीलिए हम क्या लिखे हैं, इसका मात्रक लिख दिया है। वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल का भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये सारा चीज पहले चैप्टर में ही कंप्लीट कर लेना है आपको। देखिए, तो आप लोग को त्वरण का वास्तविक मतलब समझ में आया क्या होता है। हर प्रत्येक सेकेंड में अगर सेम वेग बढ़ रहा है तो वही वेग क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। आप देख रहे हैं हर सेकेंड में जितना का वेग बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 10 का वेग बढ़ रहा है। यानी हर सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ रहा है। एक और मतलब 1 सेकेंड में, यानी एक और मतलब क्या हुआ कि त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आपको एक क्वेश्चन देंगे, आप मुझबानी इसको बता दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप आराम से बहुत ही आसान तरीका से आप बता सकते हैं। देखिए, कोई पिंड विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है, कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और इसका वेग 5 सेकेंड में 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो आप उस गाड़ी का त्वरण बताएं। आप पहले दिमाग लगाइए, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया और 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 100 मीटर, यहाँ पर 100 है, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है। तो इसका त्वरण आपको बताना है, तो आप यहाँ पर क्या करिए कि आप इसमें भाग दीजिएगा 5 से, तो इक्को बार में कटेगा 20 बार में, यानी हर 1 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का क्या कर रहा है, वेग बढ़ाते जा रहा है। पहला सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ाया, अगला सेकेंड में फिर 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग बढ़ा। इसी प्रकार 5वां सेकेंड में इसका वेग कितना हो जा रहा है, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है। यहाँ पर जो आप 20 बार में घटाए हैं, यही क्या हो गया, हम लोग का त्वरण हो गया। त्वरण पूछा था, आप लोग सिंपल सा इसका आंसर दे दिए। अगर इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर कोई पिंड विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, तो 5वां सेकेंड में इसका वेग कितना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, कोई पिंड विराम अवस्था चलना स्टार्ट करती है और इसका जो त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यानी हर 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड का क्या कर रहा है, वेग बढ़ाते जा रहा है। तो 5वां सेकेंड में इसका वेग क्या होगा, मान लेते हैं पहला सेकेंड में 5 का वेग बढ़ाया, फिर अगला सेकेंड में फिर 5 का वेग बढ़ाया तो 10 हो गया,
फिर अगला सेकंड में कितना का वेग बढ़ाएगा, 5 का वेग बढ़ाएगा। तो इसी तरह 5वां सेकंड का बात कहा जाए तो 5 गुणे आप 5 कर दीजिए 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यह हम लोग का 5वां सेकंड, यानी 5वां सेकंड पर हम लोग का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन गहराई से इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा इसमें का जो थ्योरी है पूरी अच्छी तरह से समझ लें। अब यहाँ पर चलते हैं चाल, वेग और त्वरण के यहाँ पर प्रकार पर चलते हैं, यानी इन तीनों का प्रकार कितना होता है, उस प्रकार का क्या क्या नाम है और उसके बारे में भी समझेंगे। इसके साथ साथ इससे संबंधित ग्राफ को भी खींचेंगे। यहां पर इसको मिटा देते हैं, यहां पर आ जाते हैं चाल, वेग और त्वरण के प्रकार पर। देखिए यहां पर चाल, यहां पर चाल का प्रकार कहा जाए टाइप ऑफ स्पीड। देखिए यहां पर चाल का प्रकार कहा जाए तो यहां पर प्रकार में आ जाएगा, प्रकार में एक समान चाल, एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इसको भी देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है। अगला आ जाता है असमान चाल, असमान चाल, इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर तीसरा आ जाता है औसत चाल। तीसरा क्या हो जाएगा, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड। यहां पर चौथा आ जाएगा तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल किसको कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहां पर वेग का भी क्या लिख सकते हैं, वेग का प्रकार इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसके बाद हम चाल, जहां जहां चाल लिखा हुआ है वहां काल लगा देंगे, हम लोग वेग लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर इस वेग का भी हम लोग यहाँ पर प्रकार निकालें तो एक समान चाल हो जाएगा, एक समान वेग। एक समान वेग को हम लोग स्थिर वेग भी कहते हैं। एक समान वेग को क्या कह देंगे, स्थिर वेग। दूसरा हो जाएगा एक समान चाल, दूसरा हो जाएगा असमान चाल। जो आप ऊपर देख रहे हैं उसी प्रकार नीचे भी होगा असमान, असमान यहां पर वेग लिख देंगे। ठीक, जिस तरह यहां पर औसत वेग हुआ है, औसत चाल हुआ है, उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग। यहां पर चौथा में क्या आ जाएगा, चौथा में आ जाएगा तात्क्षणिक वेग। जिस प्रकार ऊपर का आपको अंग्रेजी लिख दिया है इसी प्रकार इसका भी अंग्रेजी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार आप त्वरण का भी प्रकार लिख सकते हैं। त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। देखिए यहां पर आपको नहीं बताया कि मंदन क्या होता है, आपको अभी बता देते हैं, वहां पर भूल गए थे कि मंदन क्या होता है। मंदन को -a से व्यक्त करते हैं, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं। देखिए आपको बताएं कि वास्तविक रूप में त्वरण क्या होता है, उसी प्रकार मंदन को भी बताते हैं। यहाँ पर त्वरण को आपको बताया है कि प्रत्येक सेकेंड समान वेग से अगर त्वरण, यहाँ पर समान वेग से अगर स्पीड बढ़ते जा रहा है, इसका वेग बढ़ते जा रहा है हर एक सेकेंड में,
तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्वरण हो जाएगा। या आप सिंपल से बात बता सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मंदन इसी को मंदन मंदन कब कहेंगे, जब उसका वेग समान रूप से क्या होते जाए, हर एक सेकंड में घटता चला जाए, तो यह किसका रूप ले लेगा, मंदन रूप ले लेगा। जैसे में आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो आप मोटरसाइकिल का जो एक्सीलरेटर होता है तो उसको आगे की ओर आड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो आप जब धीरे करते हैं एक्सीलरेटर को क्या कहते हैं, कम करते हैं। तो जब कम करते हैं तो गाड़ी का स्पीड भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, वह क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। आप इस तरह समझ सकते हैं। तो यही क्या होता है, मंदन होता है। यहाँ पर त्वरण का अगर प्रकार का कहा जाए बात, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वरण का प्रकार एक समान, जिस तरह इस तरह बना है इसमें, उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। असमान त्वरण, ऊपर वाले को स्थिर त्वरण भी कहेंगे, नीचे वाला को अस्थिर त्वरण कहेंगे। यहाँ पर असमान वेग को कहेंगे अस्थिर वेग, एक समान वेग को कहेंगे स्थिर वेग। उसी प्रकार ऊपर का भी आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रकार आ जाता है धनात्मक त्वरण। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चौथा यहां पर प्रकार निकल कर आ जाएगा ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन आप लोग इस तरह क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहां पर आप लोग ये तो प्रकार तो हम लिख दिए हैं, लेकिन अगर इसका भी डिफिनेशन आप लोग से पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसे एक समान चाल कहते हैं। कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, उसे एक समान चाल कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एक समान वेग का बात कहा जाए तो कोई पिंड समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। असमान चाल किसको कहते हैं, देखिए, कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, यानी पहला एक सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रहा है तो अगला एक सेकंड में कभी 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, कभी 2 मीटर दूरी तय कर रहा है। यानी उस दूरी तय करने का कोई इसका लिमिट नहीं है कि अगला सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर असमान चाल हो जाएगा। आप देखते होंगे कभी कभी यहाँ पर ऊंच खाल रास्ता आ जाता है तो कभी धीरे करना पड़ता है गाड़ी को, कभी स्पीड करना पड़ता है। तो हर एक सेकंड में आप देखिएगा तो अगला सेकंड में कम दूरी तय करेगा, कभी अधिक दूरी तय करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, असमान चाल हो जाता है। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वह क्या हो जाएगा, असमान चाल। लेकिन अगर विस्थापन में कह दिया जाए, यहाँ पर वेग कह दिया जाए तो समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में क्या करे, असमान विस्थापन तय करे तो वह असमान वेग कहला जाएगा। देखिए, औसत चाल क्या होता है, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात क्या कहते हैं, औसत चाल कह देते हैं। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा में क्या कर देंगे, जितना समय लगा है उसका भाग दे देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। उसी प्रकार औसत वेग बताना है तो किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल विस्थापन बटा में उस पिंड द्वारा तय की गई कुल विस्थापन में लगा समय के अनुपात को क्या कह देंगे, वेग कह देंगे। तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका क्या होता है, यहाँ पर सूत्र लिख सकते हैं। देखिए, कुल दूरी, यहाँ पर इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बाकी प्रकार में सूत्र नहीं है इसलिए नहीं लिखे हैं।
कुल दूरी बटा में क्या हो जाएगा, कुल समय, यानी पिंड का यहाँ पर तय करने में जितना दूरी यहाँ पर समय लगा है उसको लिख देंगे। और उसी प्रकार असमान, अरे यहां पर लिख देंगे औसत वेग में। औसत वेग में क्या लिखेंगे, कुल विस्थापन। अब बटा में क्या लिखेंगे, कुल समय। देखा यहां पर तात्क्षणिक चाल क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखिए यहां पर इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करता है, आप गाड़ी चलाते हुए फोन उठा लिए, आपका पापा मान लेते हैं फोन किया, आपसे पूछे कि आप बताइए कितना की स्पीड से बाइक को चला रहे हैं, तो आप अगर उस समय 60 की स्पीड से चला रहे होंगे, तो अगर 60 की स्पीड से बताएंगे तो उस समय के लिए क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक चाल हो जाएगा। यानी क्षण समय के लिए बताए गए चाल क्या कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। यानी बहुत कम समय के लिए, यानी एक क्षण समय के लिए जो चाल होता है वो तात्क्षणिक चाल कहलाता है। क्षण समय के लिए जो चाल बताया जाता है वो क्या होता है, तात्क्षणिक चाल होता है। उसी प्रकार तात्क्षणिक वेग होता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जो एक समान वेग है चाहे असमान वेग है, कौनो वेग रहे उससे निर्भर नहीं है। अगर तात्क्षणिक समय यानी क्षण समय के लिए आप बता रहे हैं उस वेग को, उस समय क्या कहलाएगा, वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। आप क्षण समय के लिए बता रहे हैं चाल को, तो उस समय क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। तात्क्षणिक वेग को डेल भी से व्यक्त करते हैं। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं सीधे त्वरण पर। त्वरण में एक समान त्वरण किसको कहेंगे, एक समान त्वरण किसको कहेंगे, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय, नहीं, समान समय अंतराल में समान वेग तय करे। यानी देखिए पहला सेकंड में 10 मीटर दूरी तय किया, नहीं 10 मीटर प्रति सेकंड वेग उसका हुआ। अगला 10 सेकंड में फिर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग हुआ। अगला 10 सेकंड में फिर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इस प्रकार बढ़ रहा है, अगर इस प्रकार गाड़ी का वेग बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वेग मान लेते हैं 10 है, अब वेग बढ़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर वेग तो रहेगा, दूरी भी तय करेगी पिंड, लेकिन यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक समान त्वरण किसको कहेंगे, समान समय अंतराल में समान वेग तय करे। यानी समान समय अंतराल में समान यहाँ पर वेग हो तो उसको कहेंगे एक समान त्वरण कहेंगे। असमान त्वरण किसको कहेंगे, देखिए न्यूमेरिकल बनाने समय जो त्वरण होता है वह एक समान त्वरण का मान दिया होता है, न कि खाली त्वरण का मान दिया रहेगा। अगर त्वरण का मान दिया रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि असमान त्वरण है कि एक समान त्वरण है कि धनात्मक त्वरण है कि ऋणात्मक त्वरण है। तो आपको न्यूमेरिकल बनाते समय आपको जो त्वरण दिया जाता है वह एक समान त्वरण होता है। जैसे में हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया, फिर अगला सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया, फिर अगला सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया। यानी हर एक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग क्या हो रहा है, पिंड का बढ़ते चला जा रहा है। यह क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण का भी यहाँ पर डिफिनेशन हो जाएगा और इसका यह क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। असमान त्वरण यानी समान समय अंतराल में समान वेग उस पिंड का न हो, यानी समान समय अंतराल में समान पिंड का वेग न हो, उसको कहते हैं असमान त्वरण कहते हैं। धनात्मक त्वरण कब किसको कहेंगे, देखिए धनात्मक त्वरण किसको कहेंगे, देखिए अगर कोई पिंड का वेग लगातार बढ़ते जा रहा है, समय के साथ साथ लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस समय उस पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अगर उस पिंड का त्वरण समय बढ़ते मतलब समय के साथ साथ उस पिंड का वेग घटते जा रहा है, समय के साथ साथ उस पिंड का वेग घटते जा रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, वही पिंड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी निगेटिव त्वरण को हम लोग क्या कह देते हैं, मंदन कह देते हैं। समझ में आया, इसी हम लोग निगेटिव त्वरण को क्या कह देते हैं, मंदन कह देते हैं। और जो यही पॉजिटिव त्वरण होता है इसी त्वरण को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या जो एक समान जो त्वरण होता है ये क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो आप लोग यह चीज समझ गए होंगे। अब इसका देखते हैं क्या, अब इसका ग्राफ खींचते हैं।
अब इसका ग्राफ खींचते हैं और यह भी देखेंगे कि किस ग्राफ से क्या मिलेगा, मतलब चाल किस ग्राफ से मिलेगा, वेग किस ग्राफ से मिलेगा और यहाँ पर त्वरण किस ग्राफ से मिलेगा। और इसके साथ साथ इसके 3-4 ग्राफ खींचकर बताएंगे। जैसे चाल है तो चाल का 3-4 ग्राफ खींचेंगे। यहां पर हम लोग पहला ग्राफ का प्रकार देखते हैं, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको देखते हैं। और इसमें भी कई प्रकार हैं। देखिए इसमें पहला देखते हैं, देखिए जो आप ऊपर देख रहे हैं ग्राफ में इसको कहते हैं वाई अक्ष, और जो नीचे देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्स अक्ष। और जो इसका कटान बिंदु यहाँ पर आता है, कटान बिंदु, यहाँ पर जो कटान बिंदु होता है यहाँ पर ओ, यानी यहाँ पर इसको कहते हैं मूल्य बिंदु। देखिए जो वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष पर दूरी को लेते हैं, यानी डिस्टेंस को लेते हैं, दूरी को लेते हैं। जो एक्स अक्ष देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर समय को लेते हैं। देखिए जो वाई अक्ष है और जो एक्स अक्ष है इसको आप बट्टा में कर दीजिए। जो वाई अक्ष है और जो एक्स अक्ष पर जो लिखे हैं इसको आप बट्टा में कर दीजिए। आप बताइए यह सूत्र किसका बन रहा है? यह सूत्र आप बता सकते हैं कि यह सूत्र चाल का बन रहा है। यानी दूरी समय ग्राफ से हमको क्या मिलेगा? चाल मिलेगा। दूरी समय ग्राफ से क्या मिलेगा? चाल मिलेगा। चाल का भी हम लोग प्रकार देखे थे, उसी प्रकार को क्या करेंगे, इस ग्राफ में खींचेंगे। देखिए देखिए मान लेते हैं अगर ग्राफ इस तरह गया है, अगर ग्राफ इस तरह गया है, यानी 1 सेकेंड, मान लेते हैं यह क्या है 1 सेकेंड, यह क्या है 2 सेकेंड, यह क्या है 3, यह 4 सेकेंड। उसी प्रकार इसको भी मान लेते हैं यहाँ पर 10 मीटर है और यहाँ पर 20 मीटर है, यहाँ पर 30 मीटर है, यहाँ पर 40 मीटर है। आप देखेंगे कि 1 सेकेंड में यह पिंड कितना दूरी तय किया? 1 मीटर दूरी तय किया। अगला यहाँ पर देख रहा है, अगला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगला सेकेंड में यह क्या करेगा? मान लेते हैं यह 20 सेकेंड कहाँ है? यहाँ पर है। इस ग्राफ में कहाँ है? 20 सेकेंड यहाँ पर है। ठीक, अगला 1 सेकेंड में कहाँ कितना दूरी तय किया? यहाँ पर। इसको मान लेते हैं यहाँ पर 30 सेकेंड है। ठीक, थोड़ा इधर उधर ग्राफ हो गया है। अगला 1 सेकेंड में यह दूरी कितना तय किया? मान लेते हैं यह क्या है 40, यहाँ पर 40 मीटर है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय किया। आप देखेंगे अगला 1 सेकेंड में भी कितना दूरी तय कर रहा है? 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। अगला 1 सेकेंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। यहाँ पर भी अगला 1 सेकेंड देखेंगे तो 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो आप लोग चाल के प्रकार में आप लोग को बताया है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको कहते हैं एक समान चाल। तो यहाँ पर भी समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जा रहा है। तो जो यह ग्राफ आप देख रहे हैं, यह ग्राफ किसका प्रकार है? तो यहाँ पर एक समान चाल का प्रकार है। यानी इस ग्राफ में पिंड किस अवस्था में है? एक समान चाल को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। अगला यहां पर देखते हैं दूरी समय ग्राफ में ही, यहां पर y हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा। ठीक, जो यहां पर कटान बिंदु आया यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी O हो जाएगा। देखिए यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 2, यहां पर 3। इसी प्रकार यहां पर ले लेते हैं 1 2 3, मान लेते हैं 10 20 30 मान लेते हैं, ले लेते हैं मीटर में। ठीक, इसे y अक्ष में रखते हैं, क्या? दूरी को रखते हैं। और जो x अक्ष होता है, x अक्ष में समय को रखते हैं। ठीक, x अक्ष में समय को रख दिए, y अक्ष में दूरी को रख दिए। अगर यह ग्राफ कभी क्या हो रहा है? कभी समान रूप से, कभी अधिक बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। यानी अगर इस तरह गति हो रहा है, यानी कभी कम चाल हो रहा है, कभी अधिक चाल हो रहा है, कभी कम, कभी अधिक, कभी कम, कभी अधिक हो रहा है, तो इस प्रकार के चाल को हम लोग कह देते हैं असमान चाल। असमान चाल कह देते हैं। देखिए इसी प्रकार इसका अगला प्रकार आ जाता है, इसका अगला ग्राफ में आ जाएगा। देखिएगा, देखिए इसी प्रकार यहां पर तो समय तो रहेगा ही, यहां पर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक, आप यहां पर देख रहे हैं यहां से पिंड करना स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है, यानी समय का शुरुआत यहां से प्रारंभ होने लगता है, दूरी का भी यहां से स्टार्ट हो जाता है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे शुरू शुरू क्या करता है, धीरे गाड़ी रहती है, धीरे गाड़ी रहती है, धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाती है, स्पीड बढ़ाते जाती है। एक समय ऐसा स्पीड आता है कि बहुत महत्तम स्पीड चला जाता है, यानी 1 सेकेंड में, यानी पहला सेकेंड में यह दूरी तय करता है 10 मीटर। अगला सेकेंड में आप देखिएगा, अगला सेकेंड में क्या करता है, अगला सेकेंड में थोड़ा सा और अधिक दूरी तय करता है। फिर अगला सेकेंड में आप इसके अगला सेकेंड में देखिएगा थोड़ा अधिक और दूरी तय करता है, यानी आप देखिएगा ग्राफ यहां तक पहुंच गया, इस सेकेंड में यहीं तक ग्राफ पहुंचा। यहां पर देख रहे हैं इसका ग्राफ यहीं तक पहुंचा। शुरुआत में दूरी इतना तय किया, अगला 1 सेकेंड में दूरी इतना तय किया, अगला आप 1 सेकेंड में देख रहे हैं दूरी अब बहुत अधिक तय किया। आप अगला 1 सेकेंड का मान निकालिएगा, 1 सेकेंड का मान, तो आप इस ग्राफ इतना ऊपर चला जाएगा कि अगला 1 सेकेंड में इससे भी अधिक दूरी तय करेगा। समझे या? तो यानी यहां पर देख रहा है जो चाल इसका है, चाल यहां पर बढ़ते जा रहा है, चाल बढ़ते जा रहा है, यानी जो ग्राफ है ये ग्राफ बढ़ते हुए चाल को दिखा रहा है। बढ़ते हुए चाल को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार यहां पर देखिए, यहां पर शुरुआत में क्या होता है, कोई पिंड है और शुरुआत में इस पिंड क्या क्या होता है, वेग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको क्या करते हैं थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। यहां पर समय लिख लेते हैं और यहां पर दूरी लिख लेते हैं। अब देखिए कोई पिंड है, 0 से स्टार्ट करता है। अब देखिए शुरुआत में इसका खूब स्पीड बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, स्लो होते गया, और इतना स्लो हो गया कि अंत में क्या हो जाता है, पूरी तरह स्लो हो जाता है, और अंत में क्या होता है, रुक जाती है गाड़ी। यानी पहला 1 सेकेंड में आप देखिएगा तो इतना दूरी तय किया, इतना दूरी इतनी सेकंड में, यानी 1 सेकेंड में इतना दूरी तय किया। अगला 1 सेकेंड में निकालिएगा तो अगला 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय किया। आप अगला 1 सेकेंड निकालिएगा तो अगला 1 सेकेंड में और कम दूरी तय करेगा। यानी शुरुआत में इस गाड़ी का वेग खूब बढ़ा, लेकिन अंत में धीरे धीरे क्या होता गया, बहुत कम होते गया। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि घटते हुए चाल, यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है चाल, यहां पर घट रहा है, इसमें चाल घटते जा रहा है। अगर एक और यहां पर आपको ग्राफ बताएंगे, आप बताइएगा यह किस प्रकार का ग्राफ है। यहाँ पर वाई अक्ष है, यहाँ पर एक्स अक्ष है। वाई अक्ष पर दूरी को रख देते हैं और एक्स अक्ष पर टाइम को रख देते हैं। देखिए अगर यही ग्राफ यहाँ पर इस तरह चला जाए, यानी यह ग्राफ क्या हो जाए, एक्स अक्ष के समांतर चला जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक्स अक्ष के समांतर कहने का मतलब समय बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके डिस्टेंस में किसी प्रकार का अंतर हो ही नहीं रहा है, ना ही यह क्या ऊपर जा रहा है, ना ही यह नीचे जा रहा है, यानी इसके डिस्टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है और समय बढ़ते जा रहा है। एक और मतलब पिंड क्या है, रुका हुआ है। तो यह ग्राफ हम लोग को बता रहा है पिंड क्या है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। यह हम लोग को ग्राफ बता रहा है पिंड क्या है, विराम अवस्था में है। इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग वेग समय ग्राफ को। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, वेग समय ग्राफ को देखेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लोग का वेग समय ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दूरी समय ग्राफ से हम लोग को क्या मिल गया, 4 मिल गया, लेकिन यहाँ पर विस्थापन लगा देंगे, विस्थापन। यहाँ पर अगर विस्थापन लगा देते हैं, विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहां पर टाइम गलती लिखा हुआ था। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, हम लोग को वेग मिल जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर वाई अक्ष पर जो है लिखा उसको ले लेंगे, यहाँ पर विस्थापन है तो विस्थापन को ले लेंगे, और नीचे में क्या है, समय है, तो समय को ले लेंगे। तो विस्थापन बटा में समय हम लोग का क्या बनेगा, वेग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। विस्थापन समय ग्राफ से हम लोग को क्या मिलेगा, वेग मिलेगा।
आप लोगों को समझ में आ गया कि दूरी समय ग्राफ से क्या मिलेगा, चाल मिलेगा, और विस्थापन समय ग्राफ से क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। तो यहां पर जो y अक्ष है, y अक्ष पर क्या लेंगे, यहां पर विस्थापन को लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, विस्थापन। यहां पर तो समय रहबे करेगा, यहां पर भी क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे, यहां पर भी क्या लेंगे, विस्थापन। यानी y अक्ष में जहां जहां y अक्ष है सभी में दूरी लिखे हुए हैं, तो वहां पर विस्थापन लेंगे। देखिए विस्थापन ले लिए, तो विस्थापन बटा में समय, यानी हम लोग को चाल मिल गया, अरे यह वेग मिल गया। तो एक समान वेग भी प्रकार में देखे थे, असमान वेग देखे थे, औसत वेग देखे थे। तो यहाँ पर औसत वेग ग्राफ में कैसे निकलेगा, ग्राफ में नहीं निकल सकता है। यहाँ पर हम लोग वेग को घटते क्रम में भी देखेंगे, बढ़ते क्रम में देखेंगे, स्थिर देखेंगे, और यहाँ पर एक समान वेग, असमान वेग, इस सारे को क्या करेंगे, जिस तरह चाल में हम लोग ग्राफ देखे थे उसी प्रकार वेग का भी देखेंगे। देखिए जो इस तरह बढ़ते जा रहा है, यानी समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय कर रहा है, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड में फिर 10 मीटर विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड में फिर 10 मीटर विस्थापन तय किया। तो इस प्रकार का अगर विस्थापन तय हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एक समान विस्थापन, यहाँ पर एक समान वेग को बता रहा है, एक समान वेग को बता रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर विस्थापन तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी विस्थापन कम तय कर रहा है पिंड, यहाँ पर कभी कभी विस्थापन अधिक तय कर रहा है, यानी यह असमान यहाँ पर वेग को बता रहा है, असमान वेग को बता रहा है। यहां पर आप देखिएगा शुरुआत में विस्थापन, यानी 1 सेकंड में बहुत कम दूरी तय, बहुत कम विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड में थोड़ा अधिक विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड में बहुत अधिक विस्थापन तय किया, फिर अगला 1 सेकंड में निकालिएगा तो इस सेकंड से भी बहुत अधिक विस्थापन तय करेगा। तो यानी हर सेकंड में समय तो निश्चित है, यहाँ पर हर सेकंड में क्या हो रहा है, विस्थापन अधिक बढ़ते जा रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, जो वेग है गाड़ी का, ये वेग बढ़ रहा है, समझाया, इस गाड़ी का वेग बढ़ रहा है, यानी विस्थापन बढ़ने का मतलब गाड़ी का वेग बढ़ रहा है। आप वही देखिएगा, 1 सेकंड में बहुत अधिक विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड में थोड़ा उससे कम विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड में इससे भी कम विस्थापन तय किया, अगला 1 सेकंड में निकाले बहुत कम विस्थापन तय किया, यानी हर 1 सेकंड में विस्थापन क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक मतलब घटता हुआ क्या हो रहा है, इसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां पर उसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर जो यहाँ पर डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का विस्थापन न ऊपर हो रहा है न नीचे हो रहा है। एक मतलब यहाँ पर भी क्या है, इसको तो नहीं कह सकते हैं कि गाड़ी रुकी है, क्योंकि एक कंडीशन होता है कि गाड़ी अगर गति में भी है, अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाता है अंत में, तो उस समय भी विस्थापन 0 आ सकता है। यहाँ पर ही बता देंगे कि यहाँ पर विस्थापन क्या है, 0 है, लेकिन वेग का बात कहा जाए तो वेग को हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वेग 0 है कि नहीं है, इस ग्राफ के माध्यम से आप नहीं बता सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही नहीं है, उस कंडीशन में बताइए कि इस पिंड का वेग 0 है कि नहीं, तो उस कंडीशन में इस पिंड का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, वेग इसका 0 हो जाएगा। वेग 0 होने का मतलब पिंड क्या है, विराम अवस्था में है। यहां पर आप लोग समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं क्या, अब आ जाते हैं सीधे यहां पर वेग समय ग्राफ पर आ जाते हैं, वेग समय ग्राफ। देखिए इसी प्रकार समझेंगे वेग समय ग्राफ। अब अंतिम है, अब इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखते हैं वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ से क्या मिलेगा। यहां पर तीसरा है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ को क्या कहेंगे, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको देखते हैं। देखिए
यहां पर आप देख पा रहे हैं जो वेग है तो y अक्ष पर वेग को लिखेंगे और x अक्ष को समय को लिखेंगे। यहां पर वेग को लिख देते हैं y अक्ष पर और समय को x अक्ष पर लिखेंगे। y अक्ष पर जो लिखा है उसको ऊपर लिख देंगे और जो x अक्ष पर लिखा है उसको नीचे लिख देंगे। आप बताइए वेग बटा में समय किसका यहाँ पर सूत्र बन रहा है? आप यहाँ पर त्वरण का सूत्र लिख सकते हैं वेग बटा में समय, यानी वेग में परिवर्तन बटा में समय हो जाएगा। तो यानी वेग है y अक्ष पर तो ऊपर लिख दिए और x अक्ष पर समय है तो समय लिख दिए। हमको सूत्र क्या मिल गया? त्वरण मिल गया। यानी वेग समय ग्राफ से हमको क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। इससे पहले हम लोग देखे थे विस्थापन समय ग्राफ से क्या मिल रहा था? वेग मिल रहा था। उससे भी पहले हम लोग देखे थे समय, यहाँ पर दूरी समय ग्राफ से क्या मिल रहा था? यहाँ पर चाल मिल रहा था। तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे जिस प्रकार उसमें पहला में पढ़े हुए थे ऐसा ग्राफ पढ़े थे, यानी समान समय अंतराल में यहाँ पर समान वेग तय कर रहा है। समान समय अंतराल में क्या हो रहा है? समान वेग तय हो रहा है। एक और मतलब क्या हुआ कि त्वरण क्या है? एक समान है। यहाँ पर त्वरण क्या है? एक समान है। त्वरण एक समान है। यहाँ पर त्वरण क्या है? एक समान है। इसका मतलब यह हुआ अगला अगर ग्राफ इसका निकाला जाए तो अगला ग्राफ क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, यह y अक्ष हो गया, यह x अक्ष हो गया। यहां पर हम लोग रख देंगे समय रख देंगे और यहां पर हम लोग वेग रख देंगे। वेग रख दिए, यहां पर भी समान, यहां पर अंतराल हो गया, ठीक। लेकिन यहां पर क्या होता है? कभी वेग इस गाड़ी का बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। एक और मतलब यहां पर क्या हुआ कि इस गाड़ी का त्वरण क्या है? असमान है। असमान त्वरण को दर्शा रहा है। यह ग्राफ क्या दर्शा रहा है? असमान त्वरण को दर्शा रहा है। अगर इसका अगला प्रकार देखा जाए तो अगला प्रकार यहां पर समान अंतराल यहां पर डाल दिए, ठीक, समान अंतराल डाल दिए। तो यहां पर देखिए इस गाड़ी का त्वरण शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ा। आप देख रहे हैं शुरुआत में क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर और अधिक बढ़ रहा है और अधिक बढ़ रहा है, लेकिन अंत में धीरे धीरे क्या हो रहा है? बहुत अधिक बढ़ गया। एक और मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में, मान लेते ये क्या है? एक सेकेंड है। एक सेकेंड में कितना? इतना ही वेग बढ़ा। ये क्या दर्शा रहा है? वेग को दर्शा रहा है, यानी इस समय को दर्शा रहा है, वेग को दर्शा रहा है। तो यानी एक सेकेंड में इतना वेग बढ़ा, अगला एक सेकेंड में देखा जाए तो इतना वेग बढ़ गया, अगला एक सेकेंड में देखा जाए तो इतना वेग बढ़ गया कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। अगला एक सेकेंड में आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कितना वेग बढ़ गया। एक और मतलब क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? यह धनात्मक त्वरण को दर्शा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। धनात्मक त्वरण को दर्शा रहा है, साथ साथ किसको दर्शा रहा है? बढ़ते हुए त्वरण को दर्शा रहा है। बढ़ते हुए त्वरण को दर्शा रहा है। इस ग्राफ के माध्यम से दो चीज बता सकते हैं, यह धनात्मक त्वरण है और यह क्या बता रहा है? बढ़ते हुए त्वरण को बता रहा है। यहाँ पर चौथा, यहाँ पर देखा जाए ग्राफ इसका तो देखिए यहाँ पर चौथा ग्राफ y अक्ष हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा, यहाँ पर समान अंतराल हो गया, ठीक। और यही समान अंतराल अब यहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार यह धीरे धीरे बढ़ता गया है, यहाँ पर क्या होता है? शुरुआत में खूब बढ़ जाता है, ठीक, शुरुआत में खूबे बढ़ जाता है, लेकिन अंत में क्या होता है? धीरे धीरे इसका क्या होता है? वेग घटने लगता है। तो आप देखिएगा यह पहले सेकेंड में इतना वेग बढ़ा लिया कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगला सेकेंड में क्या होता है? इसका वेग इसके अपेक्षा कुछ कम होता है। अगला एक सेकेंड में इसका वेग और कम हो जाता है। अगर अगला एक सेकेंड निकालेगा बहुत कम हो जाता है। यानी यहाँ पर देख रहा है कि इसका त्वरण क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। इसका त्वरण हर एक सेकेंड में घटते जा रहा है। एक और मतलब यह ऋणात्मक त्वरण को बता रहा है, यानी एक्सीलरेटर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तभी तो जाकर धीरे धीरे इसका वेग घटेगा गाड़ी का। तो यह क्या दर्शाएगा? ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन को दर्शा रहा है। ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन को दर्शा रहा है, ठीक। और साथ ही साथ यह दर्शा रहा है कि यह क्या है? यह घटते हुए, इसी को कह देंगे ऋणात्मक त्वरण को ही कह देंगे क्या? घटते
घटते हुए त्वरण, घटते हुए क्या है, यहां पर त्वरण को बता रहा है। आपको अंत में एक ऐसा ग्राफ बताकर जाएंगे जो आप इस ग्राफ के बारे में कभी सोचे ही नहीं होंगे। यह कंडीशन वेग समय ग्राफ में भी देखने को मिलता है, विस्थापन समय ग्राफ में भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दूरी समय ग्राफ में भी देखने को मिलता है। तो यह ग्राफ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाइएगा। देखिए, मान लेते हैं यह ग्राफ, यहां पर दूरी है, यहां पर समय है, तो दूरी समय ग्राफ से क्या मिलेगा, चाल मिलेगा। यह दूरी समय ग्राफ है। तो अगर यह ग्राफ इस तरह दे दिया है, ठीक, यह बढ़ते जा रहा है, इस तरह दे दिया है, उसी प्रकार यहां पर दे देते हैं, यह क्या है, विस्थापन है, ये विस्थापन है, ये क्या है, समय है। और इसमें भी क्या हो रहा है, ऊपर वाला बढ़ते जा रहा है, यानी वाई अक्ष के समांतर होते जा रहा है, वाई अक्ष के क्या होते जा रहा है, समांतर होते जा रहा है। यहां पर भी एक ग्राफ ले लेते हैं, यह वाई अक्ष, यह क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, और यह भी यहां पर क्या हो रहा है, यह भी यहां पर यही वाला पोजीशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, वेग है, और यहां पर समय है। वेग बटा में समय त्वरण, विस्थापन बटा में समय वेग, दूरी बटा में समय यानी चाल। आप इसमें गौर करिएगा, समय, समय बहुत नाम मात्र, यानी आप कहिएगा कि समय कुछ भी नहीं है, यहां पर भी नाम मात्र समय है, समय यहां पर कुछ भी नहीं है। जो एक सच का जो माप होता है क्या दर्शाता है, समय को दर्शाता है। आप देख रहे हैं, एक रेखा खींचिएगा, एक रेखा खींचिएगा तो यहां पर एक बिंदु आता है, यानी एक नाम मात्र बिंदु की तरह यहां पर समय है। यहां पर भी समय क्या है, एक नाम मात्र बिंदु की तरह है। लेकिन आप देखिएगा यहां पर दूरी, दूरी इतना बहुत कम मात्र समय में ही दूरी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप सोच ही नहीं सकते हैं, यह अनंत तक चला गया। यानी सीधा वाई अक्ष के समांतर होने का मतलब यह दूरी क्या है, जितना आप दूरी का ग्राफ खींचिए समझे कि वही दूरी पूरा है। यानी इतने समय में इतना पूरा विस्थापन तय कर लिया, इतने समय में इतना वेग तय कर लिया, इतना वेग, इसका वेग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। यह कभी संभव नहीं है, यह भी कभी संभव नहीं है, यह भी कभी संभव नहीं है। इस ग्राफ का मतलब समझ में आप लोग को आ गया होगा, यानी बहुत कम समय है, आप इतना दूरी कभी तय ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई पिंड नहीं है कि नाम मात्र समय रहे आप दूरी खूब तय कर ले। और इसी प्रकार जब दूरी नहीं तय कर सकते हैं तो विस्थापन कहां से अधिक होगा। तो यहाँ पर नाम मात्र समय में आए इतना विस्थापन कहां से तय कर पाएंगे, नाम मात्र यहाँ पर विस्थापन में इतना अधिक त्वरण आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यह कभी का है, संभव नहीं हो सकता है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल को करेंगे। आपको सूत्र पता होना चाहिए, यह सूत्र उस न्यूमेरिकल में यूज होगा, v बराबर u प्लस ए टी का यूज होगा, साथ ही साथ बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस का यूज होगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज होगा। देखिए यहां पर ए त्वरण है, टी टाइम है, और यू प्रारंभिक वेग, अभी अंतिम वेग है, एस यहां पर दूरी है, ए त्वरण, टी समय, यू प्रारंभिक वेग, यहां पर टी समय है। ये तीन सूत्र को याद कर लीजिएगा। एक कंडीशन और हो जाता है, इसी सूत्र को जी के रूप में लिख सकते हैं, जी के रूप में पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। इसी सूत्र को क्या लिख देते हैं, जी के रूप में लिख देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, जहां जहां ए है वहां क्या लिख दिए हैं, जी लिख दिए हैं, और इसी को यहां पर माइनस के रूप में लिखेंगे। ठीक, अब बताएंगे कि माइनस कब रहेगा और प्लस कब रहेगा। पहले इसको लिख लेते हैं, अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसको 9th क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। जो गति वाला चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। आप देखिए एक जगह पर जी लिख दिए, जी यहाँ पर क्या है, गुरुत्व त्वरण है, पृथ्वी का क्या है, त्वरण है। अगर कोई पिंड को ऊपर की ओर आप फेंक दिया है तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊपर जाते समय, यानी ऊपर यानी पिंड ऊपर जाते समय
पिंड अगर ऊपर जा रहा है, जाते समय अगर पिंड ऊपर जा रहा है, इस समय का बात कहा जाएगा तो जी के आगे निगेटिव लिखेंगे। जहां जहां जी है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। जी निगेटिव होने के कारण इस सूत्र में क्या हो जा रहा है, जी के आगे माइनस लग जा रहा है, ठीक है। और पिंड क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर पिंड अगर नीचे आ रहा है, पिंड अगर पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो जी का मान पॉजिटिव होते जाएगा। जब जी का मान पॉजिटिव होते जाएगा तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लिखते चले जाएंगे, यानी प्लस रहेगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि यह सूत्र, इसमें माइनस क्यों है, इसमें प्लस क्यों है। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें अच्छी तरह से इस सारे सूत्र को क्लियर करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्त।